तो अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है। ये एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एंड्रयू के पास में एक वुल्फ लेडी आ चुकी है जो कि उसकी सारी जरूरतों को पूरी करने वाली है। मतलब वो जस्ट सोच के बैठा था कि एक पर्सन जिसका दिमाग एकदम डॉक्टर जैसा हो, जो दूसरों की मदद करना चाहता हो, उसको बिल्कुल वैसा पर्सन मिल चुका है। वैसे एंड्रयू को तो ऐसा लगता है, लेकिन डामियन को ऐसा नहीं लगता। उसको लगता है ये लड़की बहुत ज्यादा घटिया है और हमेशा केवल अपने बदले के बारे में सोचती है। उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ केवल अपने बदले के लिए किया है और एंड्रयू का इसको सिलेक्ट करना एक बड़ी गलती हो सकता है। अभी इस समय ये वुल्फ लेडी मतलब एनी एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है। असल में ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके हिसाब से इनका काम, इनकी सैलरी और काम को किस तरह से करना है वो सब कुछ डिसाइड होगा। एंड्रयू सामने बैठा हुआ है, उसको पूरी तरह यकीन है ये पक्के तौर पर इसके ऊपर साइन करने वाली है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल शर्तें हैं जो कि हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। और वैसे भी यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सब के सब इस जॉब के लिए आए और जब किसी को जॉब मिल रही है तो ज्यादा शर्तों के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एनी इस सब थोड़ी सी अलग होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और फिर अपनी तरफ से एक और नई शर्त इस जगह पर रखने की मांग करती है। और अब यहाँ से एंड्रयू का एक नया गेम शुरू होने वाला है। एनी से तुरंत ही पूछ लगता है बताओ क्या शर्त, और एनी बताती है। उसके ग्रुप के अंदर और 50 लोग हैं जिन सभी को ये जॉब चाहिए और इसी के साथ में एंड्रयू एकदम फुल नहीं समाता। उसको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। एक नर्स से काम नहीं चलेगा, उसको 50 लोग मिलने वाले हैं। वो तुरंत यहाँ कहता है ठीक है मैं इसके लिए पूरी तैयार हूँ, ठीक है अपने लोग को लेके आ जाओ। इस पे आगे बताती है असल में एक और दिक्कत की बात है, इन सभी के पास में इनकी पूछ है और वो इनकी दिक्कत की बात है। जब कभी भी थोड़े बहुत एक्साइटेड होते हैं या फिर इनका माइंड किसी भी तरीके का होता है वो रिएक्शन इनकी पूछ में दिखाई देता है और ये पूछ के उस रिएक्शन को बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकते। मतलब इनकी पूछ की मूवमेंट इनके काबू में नहीं है और इससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। असल में जब कभी किसी साथ में स्कैम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक व्यापारी तौर पर अक्सर लोग करते रहते हैं, तो वो चीज इनकी पकड़ी जाती है। ये किसी के साथ में कोई स्कैम नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर कोई और इनके साथ में स्कैम करता है तो वो चीज परफेक्टली वर्क कर जाती है, क्योंकि स्कैम करने वाले बंदे को पहले से पता होता है कि कब स्कैम वर्क कर रहा है और कब ये स्कैम से पीछे हट चुके हैं। मतलब अब ये हाथ नहीं आने वाले तो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं या फिर किसी अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। एनी ने इस समय अपनी प्रॉब्लम समझा दी है, लेकिन एंड्रयू उसका तो कुछ खास ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वही तो नॉर्मल सोल्यूशन देने लगता है। पूछ को छुपा के रखो जैसे कि उसने अभी कर रखा है। वो पूछ को बांध के भी रख सकती है। इस पर एनी बताती है ये चीज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूछ बहुत ज्यादा मजबूत है और इसके अलावा उनकी मूवमेंट इतनी खतरनाक होती है। अगर किसी भी तरह उसको बांधा जाएगा तो पूछ अपने आप ही खुद को फ्री कर लेगी और वापस से दिखाई देने लगेगी। कभी कभी तो ऐसे भी होता है एक्साइटमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कपड़ों को फाड़ कर बाहर निकल के आती है, लोगों के लिए वो दिखाई देने लगती है। तो मतलब ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी। तो इस पर अगला सोल्यूशन दिया जाता है पूछ को काट दिया जाए। तो एंडिस के लिए बताने लगती है ये कोशिश भी उन्होंने कई बार की है, पूछ को काटने की कोशिश की गई लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर पूछ दोबारा से उग जाती है। और इसके अलावा जो ये वुल्फ है ये पूरे समय अपनी पूछ को भी रिलाई करते हैं। इनको चलना भी है तो सब कुछ पूछ की वजह से होता है। अगर पूछ काट दी जाती है तो इनका चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और अब इसी के साथ में एंड्रयू का मुंह पूरी उतर जाता है। अभी कुछ सेकंड पहले तक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि 50 नर्स मिल चुकी है, लेकिन अब एक सेकंड सब कुछ वापस से छिन चुका है। वो उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला और जब तक वो सब नहीं आएंगे तब तक ये एक लौती लड़की एनी भी यहाँ पर काम करने वाली नहीं है। मतलब एंड्रयू के पास अभी भी कुछ भी नहीं है। अभी उसको एक ऐसा काम करना है जो कि हो ही नहीं सकता। उस पूछ को कंट्रोल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते और ना ही छुपा सकते हैं। वो लोग पहले ही बचपन से कोशिश करके देख चुके हैं, तो एंड्रयू से क्या खासा अलग करेगा जो कि उस पूछ को छुपा सके। अभी इस समय एंड्रयू बहुत डिसअपॉइंट हो चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। वो हाथों मना शुरू कर देता है। अपनी तरफ से एक अलग आइडिया देता है कैसा रहेगा बीच में एक ब्रिज ला दिया जाए। मतलब एक पर्सन जिसको सारा जानकारी हो, मतलब उसको ज्ञान बहुत जाता हो, तो वो बीच में वर्क करेगा इन सारे वुल्फ के लिए और बाकी के सारे डीलर्स के लिए। अगर वुल्फ को कभी बाहरी दुनिया से कुछ भी सामान चाहिए हो तो वो उस पर्सन की मदद ले सकते हैं। और बाहरी दुनिया से अगर किसी को वुल्फ को कुछ भी बेचना है, उनके साथ में कोई भी डील करनी है, तो वो उस बीच के पर्सन का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी तरह के स्कैम नहीं होंगे। लेकिन ये भी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। एनी को पसंद नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है अगर ये सोल्यूशन वर्क कर सकता है तो केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए वर्क करेगा। बाद में तो वो पर्सन भी कभी कोई स्कैम करने की कोशिश कर सकता है। जैसा कि बताया वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और स्मार्ट पर्सन ऐसा ही होता है, वो हर किसी के साथ में स्कैम करने की कोशिश करते हैं। जो स्मार्ट पर्सन अपनी चालाकी को ठीक से यूज ना करे वो स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। और ये तरीका केवल तब तक ही वर्क करेगा जब तक एंड्रयू उनके सपोर्ट में है। अगर कभी एंड्रयू के साथ में कुछ हो जाता है, ऑब्वियसली वो एक प्रिंस है और कब तक जिंदा कोई भी नहीं जानता, और इसके अलावा एंड्रयू का माइंड भी कोई बदल सकता है, तो चीजें वापस से पहले जैसे हो जाएगी। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसे सुनकर एंड्रयू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि इस तरह की दिक्कत तुम्हारे सामने कभी भी फेस ना हो और तुम्हारे जितने भी साथी वुल्फ है वो सब के सब अपनी लाइफ को नॉर्मल इंसान जो कि बाकी सारे होते हैं उनकी तरह जी सके, उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। इस पे एनी खुश जाती है हाँ बिल्कुल मैं इसे चाहती हूँ। और ये कहते हैं एंड्रयू के पास आने की कोशिश करती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, हल्की एक्साइटेड हुई है। उसके कपड़े अभी तक फटे नहीं है, थोड़ी सी और हो जाए एक्साइटेड। अभी उस समय उसकी पूछ दिखाई दे रही होती है, मतलब हल्की सी पूछ उठी उठी से दिखाई दे रही है। यहाँ पे बस अब थोड़ी सी कसर बाकी है। एंड्रयू कुछ और क्षमता लेने बोल दे और कुछ खतरनाक हो सकता है। एनी यहाँ पर सवाल करने लगती है कि तुम्हारे पास कोई
आइडिया है? और एंड्रू बहुत ही गंदा जवाब देता है, नहीं कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। और इसी हद में सारा मूड खराब हो जाता है उस लड़की का भी कि कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज समझ जाती है कि कम से कम ये बंदा होनेस्ट तो है, बेकार में हमें बेकार की उम्मीदें नहीं दे रहा है, कोशिश कर रहा है हमारी प्रॉब्लम को ठीक करने की। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक मिनट में सॉल्व नहीं हो सकती। एंड्रू अपनी तरफ से यही कहता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुम कैसल के अंदर रुक सकती हो। एनी पर बात करती है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन एंड्रू की बात को मानकर वो यही प्रक्रिया के लिए मान जाती है। जब तक एनी इस रूम के अंदर थी तब तक तो एंड्रू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ बिल्कुल जो चाहूँ वो कर दूंगा, सब कुछ फाड़ दूंगा, तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। लेकिन जैसे एंडी इस जगह जाती है तुरंत अपना सर पकड़ के रोना शुरू कर देता है कि ये चीज किस तरह से पॉसिबल होगी, वो ये चीज कैसे कर सकता है। एक पर्सन मतलब एक जीव जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ह्यूमंस के बारे में उनकी बायोलॉजी के बारे में उनको काफी कुछ पता है, लेकिन वेयरवुल्फ वो तो एकदम ही अलग टाइप के जीव होते हैं। उनकी पूंछ वो किस तरह से रिएक्ट करती है इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, और ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो किसी नेचुरल हैबिट को बदल सके। वो कैसे चीज को ठीक कर सकता है? उसके पास में एक कितना बड़ा पैकेज आया था, 50 नर्स उसकी टीम में शामिल होने वाली थी जो कि सब के सब ऐसे रंग के थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, एक नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा ताकतवर। मतलब वो सारे नर्स उसकी सिरा भी हो सकते थे, लेकिन अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। ये टेस्ट जो कि उसने अभी भी लिया था वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अब यहाँ से इसके आदमी क्या किया जा सकता है? बस कुछ नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड्रू यहाँ पर उन वेयरवुल्फ के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, कब से किताब पढ़ रहा है, तो ये बेरू की जगह पर एंट्री होती है जो कहते चलना शुरू कर देता है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं मास्टर एंड्रियो। और इसी के साथ में एंड्रू की जान निकल जाती है कि अचानक से कौन चिल्ला पड़ा। वो बेरू को देखता है, बेरू की बोलता है आप काफी लंबे टाइम से लगातार पढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस के कारण आपकी तबियत खराब हो सकती है। एंड्रू कहता है स्ट्रेस के कारण मेरी तबियत खराब नहीं होगी, तुम्हारी चिल्लाने जरूर हो जाएगी, मुझे यकीन है किसी दिन तुम्हारी चिल्लाने के कारण ही मेरी मौत होने वाली है, किसी बीमारी से नहीं, केवल तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनकर दिल का दौरा पड़ेगा और मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद में एंड्रू और बेरू आपस में कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, और एंड्रू को अपनी तरफ से बेरू आइडिया देता है कि क्या जरूरत है इनसे परमिशन लेने की, सीधे हंटर के जोरे बोलो कि काम करो तो अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगे, आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए आप प्रिंस है, कोई भी आपके लिए आपकी मर्जी पे काम करेगा, उसकी खुद की कोई भी शर्त नहीं होती है। एंड्रू इस बात के लिए पूरी तरह मना कर देता है क्योंकि वो इस तरह का नहीं है, उसको चाहिए कि वो पर्सन अपनी खुद की मर्जी से काम कर रहा हो। और बेरू को भी बिल्कुल ऐसे जवाब चाहिए कि एंड्रू अपनी खुद की मर्जी को टालकर दूसरे की मर्जी का ज्यादा सोचे, उससे उसकी परमिशन मांगे, ना कि उसको कोई ऑर्डर दे। इसके बाद में एंड्रू को चोर सोचना शुरू कर देता है। वैसे इस समय बेरू ने एंड्रू की बहुत ज्यादा मदद कर दी है। जो लाइन अभी बेरू ने बोली ऐसा कोई और भी सोचा करता था, मतलब वो बंदा कुजमान। एंड्रू को तुरंत वो बंदा याद आता है, उसके पास में एक पॉइजन हुआ करता था जो कि बॉडी को पैरालाइज कर देता था। वो उस पॉइजन का ठीक से यूज नहीं कर पाया, लेकिन एंड्रू वो चाहते उस पॉइजन का ठीक से यूज कर सकता है क्योंकि काम पैरालाइज करने वाला ही तो है। पूंछ को पैरालाइज कर दिया तो वो मूवमेंट करना बंद कर देगी, पूंछ इस तरह जिंदा रहेगी तो रीजनरेट नहीं हो सकती, लेकिन पैरालाइज होने के बाद में उसकी मूवमेंट खत्म हो जाने वाली है। तो ये परफेक्ट आइडिया हो सकता है। कुजमान का पॉइजन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर एंड्रू खुद से उस पॉइजन को क्रिएट करना शुरू करेगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन वही अगर कुजमान के पॉइजन का यहाँ पर यूज किया जाए तो ये काम अच्छी तरह से किया जा सकता है। वो तुरंत बेरू सवाल करता है, कुजमान के पास में बहुत सारा पॉइजन मिला था, वो पॉइजन कहां पर है? बेरू बताता है पूरी तरह संभाल कर रखा गया है, आपको चाहिए। और अब इसी के साथ में एंड्रू काम बन चुका है। वो तुरंत ही बेरू को उस सारे पॉइजन को एनी के रूम में लेके आने के लिए कहता है, और हम एनी के रूम का सीन देखते हैं जहां पर एनी लगातार अपने कुछ एक्सरसाइज के अंदर लगी हुई है। पता चल रहा है उसकी सेहत इतनी शानदार क्यों है, वो दिखने में इतनी सुंदर और रेस में इतनी फास्ट क्यों थी। जब एंड्रू और बेरू जगह पहुंचते हैं तो एनी तुरंत अपने एक्सरसाइज को बंद कर देती है। रात का समय, एंड्रू इतनी रात को क्यों यहाँ पर आया वो इसके बारे में सवाल करने लगती है, और एंड्रू तुरंत ही उसको अपने साथ में एक जगह पर लेके जाने लगता है और रास्ते में उसको बताता है कि उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल चुका है। उसको एक बिस्तर पर लिटा देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। असल में इस समय वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि पूरी बॉडी का फ्लो किस तरह का है। ये बॉडी बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह नहीं है, तो किसी भी पॉइजन का इफेक्ट उस तरह से नहीं होगा जैसे ह्यूमंस के ऊपर होता है, और इसका इफेक्ट एकदम अलग तरीके से करना है, केवल पूंछ के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एकदम परफेक्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर पॉइजन का इफेक्ट करने से केवल पूंछ इफेक्ट होगी और बाकी बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इसी स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद में एंड्रू तुरंत उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। ये पहले तो कुछ सॉल्व जॉब करती है, आनाकानी करने लगती है, लेकिन बाद में जात जिद करने में मान जाती है। अब वो बिल्कुल एक भीड़ जैसी दिखाई देने लगी है, काफी ज्यादा साइज बढ़ चुका है, नाखून और पांव के नाखून साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और दिखने में काफी ज्यादा खूंखार लग रही है, किसी को भी देखते ही फाड़ सकती है, इतनी खतरनाक लग रही है और कोई भी इसको देखकर बुत से डर सकता है। एंड्रू जब इसको देखता है ज्यादा घबराता नहीं है। असल में इसका साइज एंड्रू से ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक होंगे, बहुत ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन ये उतनी भी बड़ी नहीं है। उसी से सवाल करने लगता है तुम इतनी भी खतरनाक नहीं लग रही। और अब इसके बाद में अपने कुछ और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में एंड्रू दोबारा से अपने मेन ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। एनी के साथ जितना भी काम करना था वो सारा हो चुका है, मतलब अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल उसकी बॉडी को स्कैन किया और उसके आगे उसके पास में कुछ टैबलेट्स है। असल में सारी वही
दवाइयां हैं जो कि अक्सर ही डामेन और बाकी फाइटर्स यूज करते थे अपने दर्द को मिटाने के लिए। असल में ये दवाइयां उनकी बॉडी को पैरालाइज करती थी ताकि दर्द एकदम खत्म सा हो जाए। और यहाँ पर एंड्रयू इन्हीं दवाइयों को यूज करने वाला है। बस एक और दिक्कत की बात है, एंड्रयू को परफेक्टली नहीं पता इन दवाइयों के किस किस इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें की जा सकती है, तुक्के के फॉर्म पे आगे बढ़ा जाए, जबरदस्ती एने को एक खेला दिया जाए और फिर इंतजार किया जाए कि उसके ऊपर किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ठीक है, और अगर कुछ भी ठीक ना रहा तो उसकी 50 हत्याओं में से किसी और को लेके आएंगे और उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है किसी और नॉर्मल पर्सन के ऊपर इसका यूज किया जाए, मतलब डामेन जैसे बाकी के फाइटर्स वो पहले भी इस तरह की दवाई को यूज करके देख चुके हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, वो मरेंगे तो नहीं। कुछ देर तक सोचने के बाद में एंड्रयू तुरंत ही इस प्लान को भी ड्रॉप कर देता है क्योंकि ये प्लान भी एकदम बेकार है। यहाँ पर जितने भी लोग सारे गवार टाइप के हैं, तो एंड्रयू उनसे कोई भी जानकारी निकाल पाए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब एक ही तरीका है, खुद से इस दवाई को खा के देखा जाए और एक एक करके हर एक सेल को चेक किया जाए, उसके पास में वो स्टोरेज है तो सारा जहर उसकी बॉडी के एक जगह जाके स्टोर हो जाने वाला है, उसकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसी उसकी थ्योरी है। लेकिन जैसे एंड्रयू दवाई को अपनी बॉडी के पास में लेके जाता है, अपने मुंह के पास में लेके जाता है, तुरंत उसकी पूरी बॉडी जितने बॉडी पार्ट है वो सबको चलाना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो चुके हो? खुद से एक पॉइजन खाने वाले हो, बाकी सबको तो नहीं पता था ये पॉइजन है, लेकिन तुम्हें तो पता है इसकी बॉडी के ऊपर कितने खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल भी सिखाने की कोशिश मत करना। इस समय एंड्रयू के सारे बॉडी पार्ट एकदम एकमत हो चुके हैं, वो आपस में एक मीटिंग कर रहे होते हैं। अगर इसने गलती से भी इस पॉइजन को खा लिया तो किसकी जिम्मेदारी होगी इस पॉइजन को पूरी से ठीक करने की? मतलब कौन इसका पहला शिकार बनेगा? इस पर लीवर आगे बढ़ते बोलता है, वैसे जिम्मेदारी तो मेरी होगी, और इसी के साथ सबके सब उसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं। तो फिर ठीक है, तुम ही इस पॉइजन को ठीक करोगे। अगर इसने गलती से भी उसको खा लिया तो, और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी जाकर उसको मना करना। और फिर इसी के साथ में एंड्रयू को स्क्रीन पे स्टोरी होती है जिसमें सारे बॉडी पार्ट उससे कह रहे होते हैं बिल्कुल भी इस पॉइजन को खाने की कोशिश मत करना। और इसके अलावा लीवर जिसकी सारी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी तरफ से एक आइडिया देता है, कैसा रहेगा एक मॉन्स्टर को समन किया जाए। पहले उसके पास में एक मॉन्स्टर है, एक और मॉन्स्टर समन कर लेते हैं जो कि इस तरह के जहरों खा सकता हो और उसकी बॉडी पर इस तरह के इफेक्ट ना होते हो। या फिर प्रिंस अपनी पावर का भी यूज कर सकता है, किसी गरीब भिखारी को लेके आ जाए और उसके ऊपर इस पॉइजन को इफेक्ट करे, लेकिन खुद के ऊपर नहीं। वो प्रिंस है, उसको खुद को बचाना चाहिए। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट अपनी खुद की बॉडी के ऊपर अपनी रिएक्शन टेस्ट नहीं करता है, किसी दूसरे के ऊपर ही करने चाहिए। इस समय एंड्रयू को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, वो तुरंत इसके लिए हाँ कह देता है। लेकिन उसके सामने एक दिक्कत की बात है, यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं कि कौन सा मॉन्स्टर समन होगा, तो ये बिल्कुल भी पक्की बात नहीं है कि उसको जो मॉन्स्टर चाहिए वही मॉन्स्टर उसको मिल जाए। वो तुरंत अपनी बॉडी पार्ट से इस बारे में बात करने लगता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? इससे बॉडी पार्ट बताना शुरू करते हैं। असल में जो लीवर है जो सबसे ज्यादा एंड में जागा था, उसने जागने से पहले देखा था कि जितने भी सारे बॉडी पार्ट्स है और जितने भी सारे मॉन्स्टर्स है जो कि एंड्रयू समन कर रहा है, वो सब के सब एक सिस्टम स्पेस के अंदर है और वहां पर एक बेहोशी की मुद्रा में जैसे वो जागते हैं तुरंत ही इस मेन होल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो एंड्रयू आगे सवाल करने लगता है उस सिस्टम स्पेस के अंदर उसमें और किस तरह के मॉन्स्टर है। लीवर बताता है जो तुम्हें मॉन्स्टर चाहिए एग्जैक्ट वही मॉन्स्टर तुम्हें मिल जाएगा। तो एंड्रयू अगला सवाल करता है तो मुझे एग्जैक्टली बताओ वो मॉन्स्टर है कौन सा, मैं डायरेक्टली उसी को समन करूंगा। अब यहाँ से एंड्रयू ने कुछ ज्यादा मांग लिया है। लीवर साफ मना कर देता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ जितने बॉडी पार्ट एंड्रयू की बॉडी के अंदर होता है वो सबके समझना शुरू कर देते हैं। असल में इसके बारे में सभी बॉडी पार्ट्स को पता था, लेकिन अब तक किसी ने भी इस बात को कभी भी रिवील नहीं किया। और एंड्रयू इस बात से बहुत चिढ़ जाता है कि उसके खुद के बॉडी पार्ट उसके सगे नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन को बाहर रिवील नहीं करना चाहते। और अब इसके बाद में एंड्रयू डिसाइड करता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो अपने खुद की बॉडी पार्ट को धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। वो दोबारा से हंसना शुरू कर देते हैं। उनको पता है एंड्रयू कुछ भी गलत नहीं कर सकता, लेकिन असल में एंड्रयू काफी कुछ गलत कर सकता है। वो तुरंत ही अपने नाक को बंद कर देता है, उसने सांस लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है। और अब इसी के साथ में उसकी बॉडी पार्ट जो कि कुछ सेकंड पहले एकदम से हंस रहे थे, एकदम से उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। सब ज्यादा लंग्स की हालत और साथ में हार्ट की हालत। हार्ट को चाहिए हर सेकंड साथ में खून जाता रहे, और लंग्स वो तो अपनी हालत खराब कर ही रहे हैं। बाकी बॉडी पार्ट से सब कुछ देख रहे होते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट मरना शुरू हो चुका है। वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, क्या खुद को ही खत्म करना चाहते हो? एंड्रयू कुछ जवाब नहीं देता, बॉडी पार्ट से हालत खराब होती जा रही है। तो आखिरकार लीवर को बात माननी पड़ती है, लेकिन केवल इस बार के लिए मॉन्स्टर समनिंग स्किल को एक्टिवेट किया जाता है। और एंड्रयू की एक धमकी के कारण सीधे सीधे एक मॉन्स्टर जगह पर समन हो चुका है जो कि एक फिश टाइप का मॉन्स्टर है। और लीवर के हिसाब से इसके ऊपर किसी भी तरह के पॉइजन का इफेक्ट नहीं होगा। इस मॉन्स्टर का नाम बबोक है, जो कि समन होने के साथ में जो मॉन्स्टर एंड्रयू से पहले से उस में खेलना शुरू कर देता है। और ये देखकर एंड्रयू बहुत ज्यादा खुश होता है। वो डिसाइड करता है अपनी तरफ से इसको एक ट्रीट देगा, और ट्रीट के तौर पर वो उसको दवाई देने लगता है जिसके अंदर पॉइजन है। सारे बॉडी पार्ट्स बात देख रहे होते हैं। उस फिश को ये बात नहीं पता कि उसको पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन बॉडी पार्ट्स उनको ये तो पहले से पता है कि एंड्रयू पर कितना घटिया हो चुका है। वो ट्रीट के तौर पर एक जहर उसको खिलाने वाला है। अभी इस समय एंड्रयू के टाइम भी बहुत ज्यादा कम है। वो तुरंत कैप्सूल को तोड़ता है और अंदर जो पाउडर है उसको डायरेक्टली उस फिश को खिला देता है। फिश को पूरे समय लगा था उसको कोई ट्रीट मिल रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। असल में इस फिश की स्पेशल पावर यही है, जब कभी भी किसी पॉइजन के कारण इसकी बॉडी पे इफेक्ट होता है या फिर ये मर जाती है तो तुरंत ही रिवाइव हो जाएगी। लेकिन
जितना भी दर्द उस पोजीशन से होने वाला है वो सारा इसको फील होने वाला है। तो एंड्रू को जो पर्सन चाहिए था कि वो सब कुछ फील कर पाए तो वो उसको मिल चुका है। इस फिश की मौत होती है और तुरंत ही रिवाइव भी हो जाती है, लेकिन उसको सारे इफेक्ट दिखाई दे रहे होते हैं, अपनी बॉडी पे फील हो रहे होते हैं। और अब इसके बाद में इसका अगला स्किल एक्टिवेट होती है, जो की है जो कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर फील करेगी ऑब्वियसली बोल तो नहीं सकती है, तो उसको बताने के लिए उसको लिख के बताएगी। इसका सिर्फ कागज है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा कि इस इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या क्या चीजों का यूज किया गया था, मतलब दवाई के अंदर क्या क्या चीज है और क्या क्या इसने अपनी बॉडी के ऊपर फील किया, वो सब कुछ उसने कागज पे लिखकर एंड्रू को पकड़ा दिया है। मतलब एंड्रू के पास में एक प्रॉपर डमी प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा बेहतर है। वो सब कुछ बताने वाला है कि एंड्रू के पास में किस किस तरह की चीजें हैं, किन किन चीजों को एक पदार्थ के अंदर डाला गया है और क्या क्या उसके बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। वैसे यहाँ पर पता है सबसे कमाल की चीज क्या है, वो है बेरू। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उन सभी को इन मोस्टर में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन बेरू काफी कुछ जानता है। एंड्रू तुरंत बेरू को उसको बुलाता है और बेरू जैसे ही दो मोस्टर को जगह देखता है उसके दिमाग खराब हो जाता है। दो मोस्टर यहाँ पर कैसे हो गए? अब तक एक मोस्टर की गुत्थी सुलझा नहीं पाया था, लेकिन उससे पहले एक और मोस्टर पर आ चुका है। वो एंड्रू सवाल करता है मोस्टर यहाँ पर कैसे आए, और हर बार की तरह एंड्रू दोबारा सवाल को टाल देता है। उसने सवाल को जवाब देने के बजाय एक नया काम बेरू को पकड़ा दिया है, जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।